आखिर क्यों कंगना अपने घर से 10,000 रुपए लेकर भाग गई थी? कैसे भोली भाली कंगना फंस गई थी आदित्य पांचोली के जाल में, और क्यों उन्हें जबरदस्ती उनके रूम में रहना पड़ता था। आखिर किस जल्दबाजी में कंगना को सिर्फ 7 दिनों के अंदर ही आनन फानन में अपना पासपोर्ट बनवाना पड़ा? आखिर क्यों शेखर सुमन ने कंगना पर ये आरोप लगाया था कि उसने उनके बेटे पर काला जादू किया है? आखिर कैसे कंगना और ऋतिक रोशन के प्राइवेट ईमेल्स लीक हो गए जिनमें बहुत सी पर्सनल बातें लिखी थी? दोस्तों, कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के भामला नाम के छोटे से शहर में एक राजपूत परिवार में हुआ था। एक सामान्य परिवार में पली बड़ी कंगना के पिता अमरदीप रनौत पेशे से व्यापारी थे और उनकी मां आशा रनौत एक सरकारी स्कूल की टीचर थी। कंगना के परिवार में सबसे बड़ी बहन रंगोली, जो आज उनकी मैनेजर भी हैं, और एक छोटा भाई अक्षत भी है। उनके परदादा सरजुन सिंह रनौत हिमाचल विधानसभा के सदस्य रहे और दादाजी एक IAS ऑफिसर थे। ऐसे प्रभावशाली परिवार में जन्म लेने के बावजूद कंगना बचपन से ही अलग सोच रखती थी। कंगना की पढ़ाई चंडीगढ़ के DAV स्कूल से हुई, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। 12वीं क्लास तक की पढ़ाई करने के बाद कंगना ने पढ़ाई छोड़ दी। उनकी दिलचस्पी पढ़ाई में कम और मॉडलिंग में ज्यादा थी, लेकिन परिवार की उम्मीदें कंगना से कुछ और थी। उनके माता पिता चाहते थे कि कंगना डॉक्टर बने, लेकिन कंगना के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। कंगना बचपन से ही जिद्दी और निडर रही हैं। वह कभी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं मानती थी। जो काम सिर्फ लड़कों के लिए समझे जाते थे, कंगना उन्हें भी पूरे जोश के साथ करती थी। उनके इस रवैये ने उन्हें कई बार अपने परिवार से भी टकराने पर मजबूर किया। जब परिवार ने उन्हें डॉक्टर बनाने का सपना देखा तो कंगना ने उस सपने को खारिज कर दिया, और यही वो मोड़ था जब कंगना ने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। कंगना को मॉडलिंग में खास दिलचस्पी थी और जैसे ही उनके स्कूल में एक फैशन शो का आयोजन हुआ, वो भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हो गयीं। इस शो में उन्होंने हिस्सा लिया और अपने आत्मविश्वास और अदाओं से सबका दिल जीतते हुए फेस ऑफ द ईयर का खिताब भी अपने नाम किया। इस जीत ने कंगना के भीतर कुछ बड़ा करने का जुनून जगा दिया था। तभी एक एड एजेंसी ने उन्हें टीवी एड शूट का ऑफर दिया और मुंबई आने का न्योता भी मिल गया। लेकिन जब कंगना ने यह खुशखबरी अपने परिवार को सुनाई तो उनके सपनों को पंख लगाने की बजाय परिवार ने उन्हें रोक दिया। किसी ने भी उन्हें मुंबई जाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कंगना कभी भी किसी के भी मना करने से पीछे नहीं हटती। उस रात जब पूरा परिवार सो रहा था, कंगना ने चुपचाप अपने बैग में सिर्फ 10,000 रुपए रखे और बिना किसी को बताए मुंबई के लिए निकल पड़ी। मुंबई पहुंचते ही उन्होंने टीवी एड शूट पूरा किया। वो अपने दम पे कुछ बड़ा हासिल करना चाहती थी, इसीलिए बिना किसी प्लान के वो दिल्ली चली गई, जहां उनकी एक सहेली रहती थी। कंगना अपने सपनों का पीछा करने के लिए हर एड एजेंसी के दरवाजे खटखटाने लगी। ऑडिशन दर ऑडिशन वो खुद को साबित करने में लगी रही। दिल्ली में रहते हुए कंगना ने एक थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था, जहां उन्होंने एक्टिंग सीखी, नुक्कड़ नाटक किए और अपनी कला को निखारने में जी जान लगा दी। ये वही मुंबई थी जिसने उनके सपनों को उड़ान दी थी। लेकिन इस बार कंगना अकेली नहीं थी। उनके साथ था उनका जिद्दी हौसला और कभी ना खत्म होने वाला जुनून। अब देखना ये था कि हिमाचल की ये जिद्दी लड़की आखिरकार अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचती है। मुंबई आने के बाद कंगना ने सबसे पहले अपने सपनों को सच करने के लिए एक्टिंग की बारीकियों को सीखने का फैसला किया। उन्होंने आशा चंद्रा के ड्रामा स्कूल को ज्वाइन किया, जहां वो दिन रात मेहनत करती थी। शुरुआत के दिनों में कंगना एक हॉस्टल में रहा करती थी और 1-2 मॉडलिंग शूट्स करके अपना खर्चा चलाती थी। इसी हॉस्टल में उनकी मुलाकात हुई डॉली खान से। डॉली का बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स से ताल्लुक था। एक पार्टी के दौरान डॉली ने कंगना की मुलाकात आदित्य पांचोली से करवाई। आदित्य का नाम सुनते ही कंगना के मन में बॉलीवुड का बड़ा नाम चमकने लगा और उनकी बातचीत में दोनों के बीच फोन नंबर्स भी एक्सचेंज हो गए। उस वक्त कंगना बहुत छोटी थी और अच्छे बुरे की पहचान करना उतना आसान नहीं था। उन्हें सिर्फ अपने सपनों का पीछा करना था और आदित्य पंचोली इस सफर में उनके लिए एक बड़ा नाम लग रहे थे। कंगना ने इसी स्टारडम को देखकर आदित्य के करीब जाना शुरू किया। आदित्य ने भी कंगना को अपने फ्लैट में रहने का ऑफर दिया, जिससे कंगना को हॉस्टल छोड़ने का मौका मिल गया। लेकिन यही वो मोड़ था
जहां से कंगना की जिंदगी में अंधेरा छाने लगा। आदित्य पांचोली का असली चेहरा तब सामने आया जब उन्होंने कंगना पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कंगना को किसी भी काम के लिए उनकी मर्जी की जरूरत होती थी। आदित्य ने उन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। वो कंगना को कभी अकेले बाहर नहीं जाने देते, हर कदम पर उनकी निगरानी करते थे। धीरे धीरे कंगना इस जाल में फंसती चली गई। आदित्य कंगना को उन पार्टियों में ले जाने लगे जहां नशे में डूबे लोग होते थे और वहीं से कंगना की जिंदगी में नशे की शुरुआत हुई। ये वो दौर था जब कंगना का संघर्ष अपने सपनों को पाने के लिए था, लेकिन इस सफर में वह एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर चली गई जहां से बाहर निकलना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। आदित्य पांचोली के साथ रहते हुए कंगना की जिंदगी किसी कैद से कम नहीं थी। जबरदस्ती नशे की आदत डालकर उन्होंने कंगना को अपनी मर्जी के बंधनों में जकड़ लिया था। हर दिन एक नई चुनौती, लेकिन कंगना के पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वो अपने परिवार से दूर थी और अपने दर्द को किसी से साझा भी नहीं कर पा रही थी। घर से भागने के बाद उनकी जिंदगी एक ऐसे भूल भुलैया में फंस गई थी जहां से बाहर निकलना आसान नहीं था। एक दिन अपनी इन्हीं उलझनों में डूबी कंगना एक रेस्टोरेंट में अकेली बैठी कॉफी पी रही थी। उनकी आंखों में थकान, चेहरे पे उदासी और दिल में अनकहा दर्द था। अचानक उनकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया। उसी रेस्टोरेंट में फिल्म निर्देशक अनुराग बासु भी मौजूद थे। उनकी नजर कंगना पर पड़ी और वो उसकी मासूमियत और दृढ़ नजर से प्रभावित हुए। बिना कुछ कहे उन्होंने एक पेपर पर लिखा, क्या तुम फिल्मों में काम करना चाहोगी? और वेटर के हाथों वो नोट कंगना तक भिजवा दिया। कंगना ने नोट पढ़ा और पीछे मुड़कर देखा। अनुराग बसु हल्की मुस्कान के साथ उनकी तरफ देख रहे थे। ये वो लम्हा था जिसने कंगना के टूटे हुए सपनों में फिर से उम्मीद की किरण जगाई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और अनुराग बासु ने कंगना को महेश भट्ट से मिलवाने का फैसला किया। महेश भट्ट से मिलने का ये मौका कंगना के लिए किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन जैसे ही महेश भट्ट ने कंगना को देखा, उन्होंने कहा, ये किरदार तुम्हारे लिए नहीं है। उन्हें एक मैच्योर लड़की चाहिए थी और उस वक्त कंगना सिर्फ 17 साल की थी। महेश भट्ट के रिजेक्शन के बाद कंगना के दिल में उदासी थी, लेकिन उन्होंने हार मानना नहीं सीखा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। महेश भट्ट ने कंगना की जगह चित्रांगदा सिंह को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया था, लेकिन किस्मत को शायद कंगना के लिए कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक दिन अनुराग बासु का कंगना को फोन आया। उनकी आवाज में हल्की सी उत्सुकता थी। क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है? कंगना ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। अनुराग बासु ने थोड़ी देर रुक कर कहा, अगर तुम 7 दिनों में पासपोर्ट बनवा सकती हो तो ये फिल्म तुम्हारी हो सकती है। ये सुनते ही कंगना के मन में हलचल मच गई। वो एक पल के लिए अचंभित हो गई, लेकिन जल्द ही उनके भीतर का जज्बा जाग उठा। 7 दिन का वक्त और एक फिल्म का सपना। कंगना के पास वक्त कम था, लेकिन जुनून असीम। कंगना के पास सिर्फ 7 दिन थे और उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस काम में झोंक दी। एक तरफ वक्त की रेस थी, दूसरी तरफ उनका सपना। आखिरकार उन्होंने अपने परिवार से संपर्क किया, जो अब उनके फैसले का सम्मान करने लगे थे। कंगना ने अपना पासपोर्ट बनवाया और वही हुआ जिसका उन्हें इंतजार था। गैंगस्टर मूवी कंगना को मिल गई। ये कोई साधारण फिल्म नहीं थी, बल्कि इस फिल्म में उनके साथ इमरान हाशमी और शाइनी आहूजा जैसे नामी कलाकार थे। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और कंगना ने खुद को साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जब फिल्म रिलीज हुई तो जैसे तहलका मच गया। गैंगस्टर सुपरहिट साबित हुई और कंगना की अदाकारी ने हर किसी को चौंका दिया। लोगों को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि ये कंगना की पहली फिल्म है। उनके अभिनय में वो दर्द और वो जुनून था जो किसी मंजे हुए कलाकार में ही दिखता है। कंगना की ये जीत सिर्फ एक फिल्म की नहीं, बल्कि खुद से, हालात से और उन मुश्किलों से थी जो उन्होंने अपने सफर में झेली थी। गैंगस्टर की जबरदस्त सफलता के बाद कंगना ने आदित्य पांचोली का फ्लैट छोड़ दिया और एक नए घर में शिफ्ट हो गई, मानो अब जिंदगी में नए सफर की शुरुआत हो रही हो। लेकिन किस्मत को शायद अभी और इम्तिहान लेने थे। आदित्य ने कंगना का पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि उनके नए फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली और उन्हें वहाँ भी परेशान करने लगा।
कंगना ने अपनी ये परेशानियां अनुराग बासु से साझा की, जिन्होंने न सिर्फ उनकी बात सुनी बल्कि हर मुमकिन मदद भी की। उस दौरान कंगना कई बार आदित्य के डर से अनुराग बासु के घर या ऑफिस में ही रुक जाती थी। कंगना ने आदित्य पंचोली की वाइफ को भी इस बारे में बताया, लेकिन वहाँ से भी कोई सहारा नहीं मिला। फिर एक दिन हालात और भी बुरे हो गए जब कंगना घर पर अकेली थी। आदित्य जबरन उनके घर में घुस आए। बात इतनी बढ़ गई कि कंगना को अपनी इज्जत बचाने के लिए खिड़की से कूदकर भागना पड़ा। सीधा पुलिस स्टेशन जाकर उन्होंने आदित्य पांचोली के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आदित्य को बुलाया और कड़ी फटकार लगाई। साथ ही उसे कंगना से दूर रहने का आदेश भी दिया। कंगना ने उस खौफ से खुद को आजाद किया। उनकी हिम्मत और संघर्ष ने उन्हें न सिर्फ आदित्य के चंगुल से बाहर निकाला बल्कि उन्हें अपने कैरियर में भी एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया। गैंगस्टर ने उन्हें बॉलीवुड का चमकता सितारा बना दिया था और कंगना को अपनी पहली ही फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म डेब्यू का अवार्ड मिला। कंगना की जिंदगी में उतार चढ़ाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गैंगस्टर की सफलता के बाद उन्होंने अनुराग बासु की फिल्म वो लम्हे साइन की। ये फिल्म महेश भट्ट की प्रोडक्शन थी और गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस परवीन बॉबी की जिंदगी पर आधारित थी, लेकिन इस फिल्म ने कंगना को कोई खास फायदा नहीं दिया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद भी कंगना ने एक के बाद एक फिल्में की, जैसे शाका लाका बूम बूम, लाइफ इन अ मेट्रो, लेकिन हर फिल्म के नसीब में एक ही बात लिखी थी, असफलता। फ्लॉप फिल्मों की इस लंबी लिस्ट ने कंगना को अंदर से झकझोर कर रख दिया। वो परेशान थी, निराश थी और सोचने लगी कि क्या उनका कैरियर यही खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे किसी अंधेरे रास्ते में एक रोशनी की किरण आती है, वैसे ही कंगना के कैरियर में मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन की एंट्री हुई। इस फिल्म में उनका रोल छोटा था, लेकिन उस छोटे से किरदार ने कंगना को फिर से खड़ा कर दिया। फिल्म में कंगना के साथ प्रियंका चोपड़ा भी थी, लेकिन कंगना के अभिनय ने सबका दिल जीत लिया। फैशन ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया बल्कि कंगना को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी दिलवाया। इस छोटे से रोल ने कंगना को न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि अपने ही मन में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास से भर दिया। उनके गिरते करियर को जैसे सहारा मिल गया था और अब वो फिर से उड़ान भरने को तैयार थी। कंगना की मेहनत और संघर्ष आखिरकार रंग लाई। फैशन में मिली सफलता के बाद उनके पास बड़े बजट की कई फिल्मों की लाइन लग गई। कंगना अब हर तरह के किरदार निभा रही थी। राज, द मिस्ट्री कंटिन्यूज, काइट्स, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, नो प्रॉब्लम, गेम, शूट आउट एट वाडला और क्रिश 3 जैसी फिल्मों में कंगना ने अपनी अदाकारी से सबको प्रभावित कर दिया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब तनु वेड्स मनु, क्वीन और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जैसी फिल्में आई। इन फिल्मों ने कंगना को न सिर्फ बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बना दिया बल्कि उन्होंने खुद को एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया जो हर रोल में जान डाल देती थी। कंगना अब एक बड़ा नाम बन चुकी थी। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की लाइन उनके पीछे लग चुकी थी। नाम, शोहरत, पैसा, वो सब कुछ था जिसके लिए कंगना ने घर छोड़ा था और संघर्ष की राह पकड़ी थी। कंगना की इस अपार सफलता ने उनके परिवार को भी गर्व से भर दिया। बेटी की तरक्की देख वो परिवार जो कभी उसकी जिद और फैसलों से परेशान था, अब उसकी उपलब्धियों पर फूले नहीं समा रहा था। कंगना ने जिस मुकाम की कभी सिर्फ कल्पना की थी, आज वो उस शिखर पर सवार थी। तो दोस्तों, ये था कंगना का फिल्मी सफर। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उनके निजी जिंदगी और उन विवादों की जिन्होंने कंगना के जीवन को और भी पेचीदा बना दिया। कंगना का दिल एक बार नहीं बल्कि पूरे 5 बार टूटा। उनकी जिंदगी में प्यार आया लेकिन वो कभी किसी के घर की बहू नहीं बन सकी। कंगना का पहला अफेयर उस वक्त चर्चा में आया जब वो राज द मिस्ट्री फिल्म कर रही थी। इस फिल्म के हीरो थे शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन। फिल्म के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी और कुछ ही समय बाद ये एक दूसरे को डेट करने लगे। लेकिन इस रिश्ते से अध्ययन के पिता शेखर सुमन खुश नहीं थे। उनका मानना था कि कंगना मानसिक रूप से अस्थिर है और नशे की लत भी है, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कंगना के साथ रहे। कंगना के लिए ये वक्त मुश्किलों से भरा था। वो अध्ययन से दूर नहीं होना चाहती थी, लेकिन शेखर सुमन का विरोध और रिश्ते में लगातार बढ़ते तनाव ने इस प्यार को भी अधूरा छोड़ दिया।
शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन और कंगना के रिश्ते में तूफान तब आया जब शेखर सुमन ने कंगना पर एक बेहद गंभीर आरोप लगाया, काले जादू का। यह आरोप ना सिर्फ चौंकाने वाला था बल्कि कंगना के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हुआ। जैसे जैसे बात आगे बढ़ी और अध्ययन सुमन ने भी अपने पिता की बात का समर्थन करते हुए कहा कि कंगना ने उन्हें अपने प्यार में बांधे रखने के लिए काले जादू और तंत्र मंत्र का सहारा लिया था। इस इल्जाम ने उनके रिश्ते को बुरी तरह से हिला दिया। अध्ययन ने कंगना से दूरी बना ली और उनके साथ बिताए पलों को एक भूतकाल की परछाई बना दिया। प्यार की जो कहानी बड़े सपनों के साथ शुरू हुई थी, वो अब आरोपों, विवादों और दिल टूटने की एक दर्द भरी दास्तां में बदल गई थी। कंगना के लिए ये एक और झटका था, लेकिन उनकी जिंदगी में ये सिर्फ एक और मोड़ था। अध्ययन सुमन से टूटे रिश्ते के बाद कंगना की जिंदगी में एक नया नाम आया, निकोलस लैफर्टी। खुद कंगना ने सिमी ग्रेवाल के शो में इस रिश्ते का खुलासा किया, लेकिन कंगना की जिंदगी में प्यार की कहानी शायद हमेशा ही अधूरी रहनी थी। कंगना के सनकीपन और बर्ताव की वजह से ये रिश्ता भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। इसके बाद कंगना का नाम जुड़ा बॉलीवुड के टॉप एक्शन हीरो अजय देवगन के साथ। जब कंगना और अजय फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई कर रहे थे, फिल्म की सफलता के बाद दोनों को कई बार एक साथ देखा गया। रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया कि अजय ने अपनी फिल्मों में कंगना को ही कास्ट करने की सिफारिश भी शुरू कर दी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर रिश्ते का सच छिपा नहीं रहता। काजोल, अजय देवगन की पत्नी को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने अजय को जमकर खरी खोटी सुनाई। अजय ने काजोल के दबाव में आकर कंगना से दूरी बना ली और कंगना का एक और रिश्ता टूट गया। कंगना की जिंदगी में ये एक और वो मोड़ था जहां प्यार फिर से अधूरा रह गया। कंगना ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो गलती से एक शादीशुदा एक्टर के साथ रिश्ते में फंस गई थी, पर ये पहली बार नहीं था जब उनका दिल टूटा हो। इसके बाद कंगना ने क्रिश 3 में ऋतिक रोशन के साथ काम किया। यहीं से दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। कंगना ऋतिक से बेइंतहा प्यार करने लगी और उनसे शादी के सपने बुनने लगी, मगर एक अड़चन थी। ऋतिक पहले से ही शादीशुदा थे। दोनों ने ये जानते हुए भी अपने रिश्ते को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा। समय के साथ ऋतिक का अपनी पत्नी सुजैन से रिश्ता बिगड़ने लगा। आखिरकार ऋतिक ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और हर कोई मानने लगा था कि अब कंगना और ऋतिक की शादी होगी। कंगना को भी यही उम्मीद थी, लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था। ऋतिक अपनी अगली फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग में व्यस्त हो गए और उनकी को स्टार थी खूबसूरत कैटरीना कैफ। यहीं से सब कुछ बदलने लगा। ऋतिक और कैटरीना की नजदीकियों की खबरें हवा में तैरने लगी और कंगना का दिल फिर से टूटने की कगार पर था। बैंग बैंग की शूटिंग के दौरान ऋतिक और कैटरीना की बढ़ती नजदीकियों की खबर जब कंगना तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस ऋतिक ने कभी कंगना से शादी करने का वादा किया था, वो अब कैटरीना के साथ प्यार में डूबे नजर आ रहे थे। कंगना के लिए ये एक बड़ा झटका था। हालात और बिगड़ते चले गए जब ऋतिक ने कंगना से धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी। ऋतिक को डर था कि अगर कंगना को पूरी सच्चाई का पता चल गया तो वो ये सब सार्वजनिक कर देंगी। इसी डर के चलते ऋतिक ने खुद ही कंगना से कुछ ईमेल्स पब्लिक करवा दिए और आरोप लगाया कि कंगना उन्हें जबरन मेल्स करती थी और उन पर रिश्ता बनाए रखने का दबाव डालती थी। कंगना ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने मेल किए थे, लेकिन उनका कहना था कि ऋतिक ने उनके मेल्स के जवाब भी दिए थे, जिन्हें वो सबके सामने लाना नहीं चाहते थे। इस खुलासे के बाद मामला और उलझ गया। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया और ये विवाद सुर्खियों में छा गया। जब कंगना और ऋतिक का विवाद बढ़ता गया तो कंगना ने ऋतिक पर एक गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने ऋतिक को ड्रग एडिक्ट कहा। इस आरोप के बाद ऋतिक चुप नहीं रहे और उन्होंने कंगना को मानसिक रूप से अस्थिर करार दे दिया। दोनों के बीच की ये जंग मीडिया के सामने खुलकर आई और हर तरफ बस इनकी लड़ाई के ही चर्चे थे। एक समय ऐसा भी आया जब दोनों के रिश्ते का अंत साफ नजर आने लगा, लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाला मोड़ आया। ऋतिक ने कंगना से पैचअप करने की कोशिश की। ये वही ऋतिक थे जिन्होंने कंगना पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन कंगना इस बार मजबूत होकर खड़ी थी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इस रिश्ते को ठुकरा दिया, जैसे उन्होंने अपनी दिल की सुनी हो। कंगना की लव लाइफ से हटकर अब उनके सबसे बड़े विवाद की बात करते हैं।
जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि बॉलीवुड को भी हिला कर रख दिया। दोस्तों, कंगना के फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर भले ही उतना जलवा नहीं था, लेकिन उनके विवादित बयान जरूर उन्हें सुर्खियों में बनाए हुए थे। राम मंदिर, किसान आंदोलन, आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर कंगना खुलकर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन करती रही। उनकी आवाज ने उन्हें फिल्मों से ज्यादा राजनीति के मैदान में सुपरहिट बना दिया। अब कहानी ने एक नया मोड़ लिया जब कंगना पहली बार हिमाचल प्रदेश से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली पहली महिला बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कंगना पर जबरदस्त भरोसा जताया। एक फिल्मी स्टार से लेकर राजनीति के मैदान में उतरने तक का ये सफर कंगना के लिए किसी बड़े क्लाइमैक्स से कम नहीं था। कंगना की चुनावी यात्रा एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंची थी। उनके चुनाव प्रचार में हर तरफ जोश और उत्साह की लहर दौड़ रही थी और इस तरह कंगना का चुनावी सफर भी शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये थी कंगना रनौत की अब तक की कहानी। आशा करते हैं कंगना रनौत अपने जीवन में और भी ऊंचाइयों को छुएगी।